मैं शपथ लेती हूँ विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग संविधान में क्या पढ़ रहे थे? संविधान का जो है सभा का गठन हो गया था, संविधान सभा का गठन हो गया था। अब देखो संविधान सभा का गठन हो गया तो अब संविधान का निर्माण होगा। संविधान का क्या होगा? निर्माण होगा। और कौन निर्माण करेगा? संविधान सभा ही करेगी, लेकिन संविधान सभा के जो है सदस्य एक समिति, कई समितियों का गठन करेंगे। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे संविधान सभा की समितियों का, संविधान सभा की समितियों का, संविधान सभा की समितियां। ठीक है, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब इन लोगों ने जो है संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया, कुछ समिति बनाई, जिसमें बहुत सारी समितियां थीं। यहाँ हमें वही पढ़ना है जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 8 तो मुख्य समिति थी, 8 क्या थी? प्रमुख समिति थी, 8 प्रमुख समिति थी। अब इनमें कुछ सदस्य होते थे और कुछ जो है एक अध्यक्ष होता था और कुछ इसके क्या होते थे? मेंबर्स होते थे हर समिति में। क्योंकि देखो सबका काम बांट दिया गया था। जैसे अब स्कूल में ही कोई फंक्शन कराना है, कार्यक्रम कराना है, या किसी शादी विवाह, जैसे किसी बच्ची की है या बेटे की है शादी है, तो उसमें काम बांट दिया जाता है कि तुम जो है कार्ड बांटने जाओगे, तुम्हारे साथ जो है बाइक पे 2 लोग हो जाएंगे, एक जो है मुखिया हो जाएगा जो घर का सदस्य होगा, दूसरा अपने साले को लपेट लेगा उसी में। तो उसकी एक समिति बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है, तो मान लो बहन की शादी है तो भाई जो है मुख्य किरदार हो गया कार्ड बांटने में, और साथ में साले को रख लिया, तो चल दिया लेके बाइक जो है इधर बांटने उधर बांटने, तो एक समिति उसकी हो गई। दूसरा ये होगा कि सिस्टर की शादी में जो है कुछ सामान भी आना है, ठीक, कपड़ा, तो कुछ लोग मिल करके महिलाओं की एक समिति बन जाएगी, तो वो जो है साड़ी फाड़ी खरीदने चले जाएंगे। ठीक है, पुरुषों की एक समिति बन जाएगी जो है हाँ, जो और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, टेंट वोंट है और जो है सारा अपना कहाँ क्या कार्यक्रम करना है। ठीक है, डीजे वीजे बजाना है, सारा चीज़ जो है अरेंजमेंट करना है। तो कुल मिलाकर के एक प्लानिंग की जाती है ना कि तुमको ये काम कहाँ बांट दिया जाता है। काम बांट देने से जो है सब कुछ सरलता से आसानी से हो जाता है। अच्छा, पहले हम लोगों के समय में जब हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे, तो हमारे समय में गाँव में शादियाँ जब होती थी, शहरों का तो नहीं पता है, लेकिन गाँव में जब शादियाँ होती थी तो सब लोग पूरा गाँव मिल करके जो है सपोर्ट करता था, सहायता करता था। पड़ोसी के बगल में, मतलब बगल में किसी भी जाति धर्म का है, हम लोग सब कई धर्म के लोग, जाति के लोग रहते थे गांव में, मुस्लिम भी हैं उसी में जो है कई हैं, तो सब लोग आपस में मिल करके जो है शादी अगर किसी हिंदू के यहाँ होनी है तो मुसलमान भाई भी आ करके उसमें सहयोग करता था। पूरा अपने घर से चारपाई आ गई, कुछ आ गया, सब कुछ बिस्तर आ गया, किसी के यहाँ दूध आ गया चाय बनने के लिए, बड़ा सहयोग होता था सब कुछ, तो ये सब ऑर्गेनाइज हो जाता था। ठीक, तो यहाँ पर जो है संविधान जैसे एक बहुत अहम चीज़ का निर्माण करना है, तो बिना समिति का, बिना सब काम बांटे थोड़े नहीं हो पाएगा। जब काम बांट दिया जाता है तो काम सरल हो जाता है, काम सरल हो जाता है। अब ऐसे उसी में जो है सब मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स सब मिल करके घौंच पहुँच करने लगे। 207 मेंबर जो प्रथम बैठक में उपस्थित हुए थे, तो उसमें से अगर मान लेते हैं घौंच पहुँच हो जाए, मेंबर्स में ही तालमेल नहीं है तो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए क्या किया गया, समितियों का निर्माण किया गया, यानी कमिटीज़ बनाई गई कि फलाने को ये काम करना है, ढिमाको को ये काम। भाई केवल संविधान निर्माण ही नहीं करना था, संविधान निर्माण के लिए पैसे का खर्चा आना है, तो खर्चे की व्यवस्था की देखरेख करने वाली एक समिति होगी। ठीक है, और संविधान समिति से संबंधित जितने भी लोग मतलब कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं विदेश यात्रा में, मैंने बताया 60 से लगभग 60 देशों का संविधान देखा गया, उसको जो है खंगाला गया। तो ऐसा थोड़े नहीं था घर बैठ करके ही सब कुछ मिल गया होगा, विदेश यात्राएं भी करनी पड़ी होंगी। तो ये सारा कार्य संचालन करना, सारी व्यवस्था बनाई गई होगी। ठीक, फिर जा करके एक संविधान का निर्माण होता है। तो इसलिए संविधान समितियों का क्या किया गया था, गठन किया गया था, जिसमें 8 प्रमुख संविधान समिति थी। तो 8 में हम लोग यहाँ पर नंबर वाइज देखते हैं। एक तो आपकी थी प्रारूप समिति, एक क्या थी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो है
ड्राफ्ट कमेटी, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। अब जैसे उदाहरण स्वरूप मान लेते हैं शादी ब्याह होनी है, ठीक है, किसी घर में, तो शादी विवाह के लिए पहले एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि इतना दहेज देना है, ठीक है। हाँ, यही तो सब होता है। किसी लड़की की शादी है तो इतना दहेज देना है, दहेज में ये सामान देना है, फलाना सामान लेना है, ये सामान फलाने की दुकान से लाना है, ये लाना वो लाना है। तो ये क्या हो गया, एक रूपरेखा तैयार कर लिया हमने, एक ड्राफ्ट बना लिया, एक ड्राफ्ट बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मतलब ड्राफ्ट कर मतलब प्रारूप बनाया जाता है, एक रूपरेखा बनाई जाती है। तो इस रूपरेखा एक तरीके से ये वही चीज़ थी, एक रूपरेखा समिति थी, प्रारूप समिति थी, ठीक है। तो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर आप कर लेना। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष। अब ये समिति थी 7 सदस्यीय। ये समिति कितने सदस्य थी? 7 सदस्यों की थी। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक। और दूसरी समिति जो थी वो संघीय शक्ति समिति थी, संघीय शक्ति समिति। अब समिति वगैरह पीछे आप लगाते चलना, मैं हाइजन लगाते चलूँगा। संघीय समिति अब देखो अब प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? प्राइम मिनिस्टर का पद जो है कार्यभार देख रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ से आप रिलेट कर लो, संघ मतलब केंद्र होता है, तो केंद्र की शक्ति से संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल जेल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अर्थात संघ को क्या क्या शक्तियाँ देनी है, हम लोग संविधान में यही तो पढ़ते हैं, संघ की क्या शक्तियाँ हैं। तो वो शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, कैसी शक्तियाँ होंगी, तो उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, संघीय शक्ति समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो एक तरफ हम अध्यक्ष लिखते जा रहे हैं, एक तरफ समिति का नाम लिखते जा रहे हैं। दूसरा इसी के साथ में थी संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। अब देखो दोनों में संघ शब्द लगा है, दोनों क्या है? केंद्र से संबंधित है। ये तो हो गया आपका राज व्यवस्था। शक्ति किसकी है? राज व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करते हैं शक्ति में, ठीक है। और संघीय शक्ति संविधान की शक्ति यानी संविधान समिति। तो संघ की संविधान कैसा होना चाहिए, संघ का विधान कैसे होने चाहिए, नियम कानून किस प्रकार के बनने चाहिए। तो इस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? जे.एल. नेहरू। इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक। और एक चौथी समिति थी जो है आपके राज्य की शक्तियों की। किसकी थी? राज्य की शक्तियों की। राज्य की शक्तियों की समिति बनाई गई थी। तो राज्य की शक्तियों की समिति भी जो है इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जे.एल. नेहरू, ठीक। राज्य में शक्तियों का कैसा बंटवारा होना चाहिए, यानी राज्य संबंधित कह सकते हो, राज्य संबंधित समिति जो है किसकी थी? ये भी जो है जवाहरलाल नेहरू की थी। 5वीं समिति थी प्रांतीय संविधान समिति या राज्य संविधान समिति। भाई राज्य को प्रांत भी कह सकते हो, तो प्रांतीय संविधान समिति। देखो अब यहाँ पर इसको कैसे याद करना, भाई 2 तो हो गए संघ के, 2 किसके हो गए? संघ के। संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू हो गए। और 2 हो गए प्रांत के, एक प्रांत से संबंधित, प्रांत की शक्तियों से संबंधित यानी राज्य की शक्तियों से संबंधित समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। एक प्रांत के संविधान से, प्रांतों का संविधान कैसा होना चाहिए प्रांत, तो उसके अध्यक्ष भी कौन, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम यहाँ सरदार पटेल लिख रहे हैं, ठीक। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। और 6वीं समिति जो थी वो आपकी संचालन समिति थी। कौन समिति थी? संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। संचालन समिति। और एक समिति और थी जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, नियम और कानून मतलब नियम और कार्य के समिति, नियम और कार्य समिति बनी थी, ठीक है। संचालन समिति तो हो गई, एक थी नियम और कार्य समिति, इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 2 मुख्य समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक तो संचालन समिति और एक थे नियम और कार्य या नियम और प्रक्रिया की समिति। नियम और प्रक्रिया, नियम क्या होने चाहिए, संविधान बनाने के नियम और उसके कार्य कैसे होने चाहिए, तो उसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। अब बचती है 8वीं एक महत्वपूर्ण समिति थी, बड़ी समिति थी, सलाहकार समिति। कौन सी समिति? सलाहकार समिति। ये थोड़ा बड़ी थी तो इसको जो है हम लोग लिखते हैं सलाहकार समिति। भाई सलाह लेना है ना, और सलाह लेंगे किससे? सरदार पटेल जी से। किससे लेंगे? सरदार पटेल जी। तो सरदार पटेल जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब ये चूँकि बड़ी समिति थी, इसमें 4 मुख्य जो है
उपभाग थे, इसके 4 मुख्य क्या थे, उप विभाग थे सलाहकार समिति के। एक थी आपकी जो है संविधान समिति, मौलिक अधिकार, इसकी एक उप समिति थी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित सलाह लेना है, मौलिक अधिकार से संबंधित सलाह लेना है, तो ये भाग हो गया। और दूसरी थी अल्पसंख्यक मामलों की समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति, ठीक। और तीसरी थी आपकी जनजातीय समिति, जनजातीय संबंधित। और छठवीं थी आपकी जो है बहिष्कृत, हाँ, बहिष्कृत समाज की समिति, बहिष्कृत समिति, समाज समिति, ठीक है। तो ये 4 भागों में बटी हुई थी। कौन सी? सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार से संबंधित सलाह लेनी है। अब इनके सबके मुखिया, चारों के मुखिया कौन थे? सरदार पटेल थे। लेकिन इनके सबके अलग अलग क्या थे, जो है इसके उप मुखिया थे, इसके सबके अलग अलग क्या थे, उप मुखिया। जैसे मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार के जो मुखिया थे वो थे जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, ठीक है। तो इसके जो मतलब उप समिति थी, ये क्या थी? उप समिति। ये क्या थी? उप समिति थी। किसकी? सलाहकार समिति की उप समितियाँ थी। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक समिति के जो है इसके अध्यक्ष जो थे H.C. मुखर्जी, वही H.C. मुखर्जी जो क्या थे? उपाध्यक्ष थे, जिनको क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। तो प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों को आपका नाम ध्यान होना है। मौलिक अधिकार के जो उप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक मामलों के जो है H.C. मुखर्जी थे। वैसे ये 4 उप समितियाँ थी इसकी, किसकी? सलाहकार समिति की 4 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार से संबंधित, अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित, जनजातीय मामलों से संबंधित, बहिष्कृत समाज से संबंधित। अर्थात इनको कहाँ रखना है संविधान में, इनकी क्या व्यवस्था करी जानी है, इन सब का, इनसे संबंधित सब सलाह किनसे लेनी है? सरदार पटेल जी से। लेकिन सरदार पटेल जी इतना बड़ा जो है जो समिति थी उसको अकेले नहीं संचालित कर सकते थे, तो इनके 4 उप समितियाँ बनाई गई। इनकी 4 क्या बनाई गई? उप समितियाँ बनाई गई। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक मामलों की, जनजातीय मामलों की और बहिष्कृत समाज की। अर्थात भाई अभी जल्दी तुरंत आज़ादी मिली है, तो यहाँ पर जनजातीय बहुत सारे हैं, बहिष्कृत व्यक्ति भी हैं, तो उन सबको भी कुछ ना कुछ उसमें संविधान में उनके लिए नियम कानून कुछ बनाने होंगे, ठीक है। और हमारा मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के लिए एक समिति अलग से बनी थी, जो हमारे मौलिक अधिकार, जो हमको मूल अधिकार मिले संविधान से, तो याद रखना है मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है क्या थी? 8 मुख्य समितियाँ थीं। इनको याद कर लेना है। याद कैसे करोगे? प्रारूप समिति सबको याद रहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 2 तो संघ का याद रखना है, 2 संघ का याद रखना है। एक शक्ति हो गया, एक संविधान। संघ की शक्ति समिति और संघ के संविधान की समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैसे याद रखोगे? पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल संघ के भी मुखिया हो जाएंगे। तो इन दोनों संघों के मुखिया क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके अलावा राज्यों से संबंधित एक समिति बनी थी, राज्य शक्ति कह सकते हो, उसके भी मुखिया क्या थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय अर्थात राज्य संविधान से संबंधित जो समिति बनी थी उसके मुखिया थे सरदार पटेल जी, क्योंकि सरदार पटेल जी ने राज्यों को क्या किया था? एकीकृत किया था। राज्यों को एकीकृत, यानी देशी रियासत जो थी उनको एकीकृत करके एक भारत का निर्माण किया था, ठीक है। इसीलिए तो उनके जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक किया था, एक सूत्र में बांधा था, ठीक है। तो इसलिए जो है अब इनका जन्म कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, ठीक। तो 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, ठीक। तो यहाँ याद रखना है कि प्रांतीय संविधान समिति के मुखिया अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। संचालन समिति, अब देखो संचालन समिति में एक तो कार्य संचालन जो अलग से थी, ये तो संचालन समिति है जिसमें सब कुछ संचालित करना है, सारे चीज़ों का संचालन करना है। कार्य के साथ साथ में सारे नियम कानून जितने भी सबका क्या करना है? संचालन करना है। तो उसके अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और एक कार्य संचालन समिति थी, वो अलग थी, वो मतलब लघु समिति थी, मुख्य समिति नहीं थी, वो इसके अलावा अलग थी, कार्य संचालन समिति। तो उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, सिर्फ संचालन समिति के अध्यक्ष क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। नियम और कार्य समिति थी, इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति सरदार पटेल जी। ये 4 उप समितियों में बटी थी, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजातीय समिति, बहिष्कृत समाजी समिति।
तो ये 4 मुख्य भागों में बटी थी, जिसमें मौलिक अधिकार से JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक मामलों से SC मुखर्जी थे। ठीक, तो ये तो मुख्य हो गई समितियाँ। इसमें जो प्रश्न, इनमें से अब इनके मेंबर्स के बारे में नहीं पूछा जाता है, कौन कौन इसके क्या थे मेंबर्स थे वो नहीं पूछा जाता। यहाँ पर जो मेंबर्स प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके प्रारूप समिति, क्योंकि ये मुख्य समिति थी प्रारूप समिति। भाई पूरा ड्राफ्ट तैयार करना है, पूरा खाका बनाना है, संविधान कैसे होना चाहिए। तो ड्राफ्ट कमेटी में 7 सदस्य थे। तो प्रश्न पहले ही पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति है उसमें कितने मेंबर्स थे, कितने, तो अध्यक्ष सहित 7 थे, अकेले नहीं, मतलब अध्यक्ष को छोड़ करके नहीं, अध्यक्ष सहित कितने इसमें थे, 7। तो पहला तो अंबेडकर जी हो गए, नंबर 1 तो कौन हो गए, अंबेडकर जी। नंबर 2 पे हम कर सकते हैं यहाँ पर N गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी, ठीक है। दूसरे और तीसरे नंबर पे हम कर सकते हैं बी कृष्ण टी, अरे क्या नाम है, टी अल्लादी, हाँ अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा, 2-4 बार याद करो बस याद हो जाएगा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और चौथे थे KM मुंशी जी थे, तो मुंशी जी को याद रखना है आपको, मुंशी जी। 5वें थे आपके, एक तो थे N माधवराव, हाँ माधवराव से याद रखना है, माधवराव सिंधिया से याद रखना है, N माधवराव, ठीक है। और 6वें थे TT कृष्णमाचारी, ठीक है। और 7वें थे आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला खां। तो इस तरीके से 7 सदस्य हो गए, ठीक है। अब N माधवराव जो थे ये पहले नहीं थे शुरुआत में, ये आए थे किनकी जगह पर, तो ये इनके पहले थे आपके मित्रा जी, इनके पहले कौन थे, मित्रा जी थे, ठीक है। एक मित्रा करके व्यक्ति थे जो इस N माधवराव के पहले थे, तो उनकी जगह पर किसको बनाया गया, N माधवराव। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कि N माधवराव किसकी जगह पर आए थे, मित्रा जी की जगह। और इसके जगह पर एक DP खेतान थे, इसकी जगह पर कौन थे, एक DP खेतान चले गए खेत में, कहाँ चले गए, खेत में, अर्थात वो उनकी मृत्यु हो गई तो खेत में तो भेजा जाता है, तो ऐसे याद रहेगा। तो DP खेतान जी चले गए, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु होने पर, किसकी मृत्यु होने पर जो है TT कृष्णमाचारी आए थे, तो ये DP खेतान, तो DP खेतान, लेकिन मित्रा जी की मृत्यु नहीं हुई थी, इनको हटा करके फिर N माधवराव को इस समिति में शामिल किया गया था। तो DP खेतान की जगह पर लाया गया किसको, DP खेतान की मृत्यु के बाद सीट भाई TT कृष्णमाचारी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला खां, ये एकमात्र जो है मुस्लिम सदस्य थे। तो प्रश्न पूछ लिया कभी कभी कि जो है इसमें मतलब 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में कोई मुस्लिम था कि नहीं था, तो एक सदस्य था, मुसलमान सदस्य एक था, कौन, सैयद मोहम्मद सादुल्ला खां। तो इस तरीके से प्रारूप समिति के ये 7 नाम आपको याद होने चाहिए, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से 3 का नाम दे देगा और एक नाम उठाकर दे देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक नाम दे देगा आपका जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद होना चाहिए, जब ये 7 नाम याद होंगे तभी आप जो है कर सकते हो कि इनमें से कौन नहीं शामिल था। या दे देगा एक, इसमें दे देगा 4 अन्य लोगों के नाम दे देगा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और जो है कई नाम है ऐसे, इस तरीके से दे देगा। फिर कहेगा इनमें से कौन जो है प्रारूप समिति का सदस्य था, तो एक इसमें से कोई नाम उठा कर दे देगा। तो 7 नाम आपको याद होने चाहिए। अब देखो नाम याद कैसे रखना है, कृष्ण जी से सबको प्रेम है, N गोपाल स्वामी, गोपाल किसका नाम है, कन्हैया जी को गोपाल कहते हैं, कन्हैया जी को क्या कहते हैं, गोपाल कहते हैं। तो गोपाल से याद रखो भाई। देखो आप रटना नहीं है, आपको समझ लेना है, एक लॉजिक विकसित कर लेना है। जब समझ विकसित हो जाएगी तो वहाँ पर टिक ही तो लगाना है। तो कन्हैया जी को याद रखो, गोपाल जैसे ही नाम आए वहाँ पर देख लेना भैया स्वामी हैं, कन्हैया जी स्वामी, गोपाल स्वामी, तो हाँ ये ठीक है। कृष्ण जी स्वयं है कि नहीं है, अल्लादी कृष्णा स्वामी है कि नहीं है, तो कृष्ण जी स्वयं है। और भैया मुंशी जी तो है ही हैं, मुंशी जी को तो जो है मुंशी जी तो रहेंगे ही, ठीक। और माधव भी कृष्ण जी को कहा गया है, माधव भी किसको कहा गया है, कृष्ण जी को कहा गया है, माधव जी भी है। अब देखो ये मित्रा जी और खेतान जी, इनका कृष्ण भगवान से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हटा दिया गया था, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मैं लॉजिक बता रहा हूँ।
इनका कृष्ण भगवान से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इनमें सबके नामों में लगभग जो के.एम. मुंशी है, ये पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे के.एम., इसमें भी जो के.एम. में भी आता है इनका कृष्ण भगवान का ही नाम आता है, लेकिन आप मुंशी से याद रखो। टी.टी. कृष्णाचार्य में कृष्ण भगवान है कि नहीं, ठीक है। अब दूसरे जो मुस्लिम है ये भी भगवान का ही नाम है, सैयद सादुल्लाह खां, ठीक है, ईश्वर का नाम है। तो सब में ईश्वर के नाम है, और ख़ास करके जितने हिंदू सदस्य थे उनमें जो है कृष्ण जी के नाम कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। और अंबेडकर जी तो आपको पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, बाकी इसके क्या थे, सदस्य थे। तो प्रश्न अगर यहाँ से आता है तो आपको कभी भी ये गलत नहीं करना है, ठीक। इसके अलावा कुछ जो है अन्य सहायक समितियाँ थी, ये तो महत्वपूर्ण समिति हो गई। जैसे एक समिति थी आपकी झंडा समिति, एक समिति क्या थी, झंडा समिति, ठीक है। तो झंडा समिति से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, तो वो मतलब प्रमुख समिति में से नहीं थी, लेकिन एक समिति थी। झंडा समिति के मुखिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो झंडा समिति याद रखना है। झंडा समिति जो थी उसके मुखिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति भी एक जो है समिति ही है, कोई उप समिति नहीं है। लेकिन ये 8 प्रमुख समिति हैं। प्रमुख हमने इसलिए कह दिया क्योंकि ये पूरा संविधान का ढांचा लगभग यहीं से दिखाई देता है। पूरा संविधान जो बन रहा है मुख्य रूप से उसका ढांचा यहीं से दिखाई देता है। अब झंडा समिति है, भाई झंडे का क्या रूप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, झंडे में रंग रोगन क्या होना चाहिए, तो वो भी निर्धारित करेगा। तो महत्वपूर्ण तो वो भी है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं जो संविधान से संबंधित बातें हैं। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और इसके अलावा एक अब यहाँ संचालन समिति है, यहाँ पर थी कार्य संचालन समिति। यहाँ क्या थी, कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, नहीं डॉक्टर राजेंद्र नहीं, खाली संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष से देखो के.एम. मुंशी, हाँ मुंशी जी थे। इनके सदस्य कौन थे, के.एम. मुंशी जी। तो मुंशी जी को याद रखना, मुंशी जी यहाँ भी हैं, और मुंशी जी कहाँ थे, प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। तो के.एम. मुंशी इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। कार्य संचालन समिति के के.एम. मुंशी क्या हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक। इसको दोनों को इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज नहीं होना है, देखना है आपको कार्य संचालन आ रहा है कि संचालन आ रहा है। कार्य संचालन में तो खाली कार्य का संचालन करेंगे, जिसके मुखिया कौन होंगे, के.एम. मुंशी होंगे। लेकिन पूरी व्यवस्था का संचालन करेंगे तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक उस समय बड़े व्यक्तित्व थे कांग्रेसी, तो उनको बड़ा पद दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से सदन समिति एक बनाई गई थी कि कौन कहाँ रुकेगा, सदन की क्या व्यवस्था, सदन मतलब भवन, कौन कहाँ पर, आवास समिति या सदन समिति, आवास समिति कह सकते हो। तो आवास समिति थी, सदन समिति थी, ठीक है। सदन समिति, सदन या आवास की पट्टाभी सीतारमैया थे। इसके कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, हाँ। नहीं ये ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वही बताऊंगा, सारा नहीं बताऊंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पट्टाभी सीतारमैया ऐसे याद रखना है। जो है एक बार जो है गांधी जी ने इनको खड़ा कर दिया था किसके विरोध में, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए, सुभाष चंद्र बोस के नाम विपरीत में, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस उसमें जीत गए थे। पट्टाभी सीतारमैया की क्या हार हुई थी, हार हुई थी। और पट्टाभी सीतारमैया हार कर कहाँ चले गए थे, सदन में चले गए थे, आवास में चले गए थे घर में रहने के लिए। तो आवास से याद हो जाएगा कि आवास समिति या सदन समिति किसकी थी, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी, अरे पट्टा से याद कर लो, जब पट्टा मिलेगा, जमीन का पट्टा मिलेगा तभी तो घर बनाओगे। तो जमीन का पट्टा मिल गया, जमीन का पट्टा मिल गया, अब घर बन जाएगा। तो आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। और इसके अलावा भाई कुछ प्रेस वाले आएंगे, कुछ मीडिया वाले आएंगे, उनको कहाँ व्यवस्थित करना है, बैठाना उठाना है। तो प्रेस दीर्घा समिति एक थी, प्रेस दीर्घा समिति थी। तो प्रेस दीर्घा समिति में उषा जी थे, नाथ सेन जी थे, ठीक है। तो ये प्रेस दीर्घा समिति थी। ऐसे तो कई समितियां हैं लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। लेकिन 8 समितियों को आपको रट लेना है, याद कर लेना है, और उसका तरीका भी मैंने बता दिया था इन 8 समितियों को याद करने के लिए, ठीक है। झंडा समिति से प्रश्न आता है इसलिए मैंने बता दिया। झंडा समिति क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है झंडे का प्रारूप तैयार किया था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो इस तरीके से इन समितियों की सहायता से क्या बनता है, संविधान बनता है। अब हमारा जब संविधान बन गया तो संविधान को बनने के लिए जो व्यवस्था थी उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो प्रश्न कभी छोटे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बाकी और कुछ समितियां हैं जिसको मैंने PDF में दे रखी है, उसको आप रिवाइज कर लेना, देख लेना तो याद हो जाएगा। जैसे अब इसको बनने में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, इनको आप देख लो। जैसे इसको संविधान को बनने में समय कितना लगा,
तो समय आपको याद रखना 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। तो ये इतना समय लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है। और बनने के समय जो है इसमें कितने इसके जो है बैठकें हुई थी, तो बैठक हुई थी 11 मुख्य बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 11 सत्र हुए थे। सत्र कितने हुए थे? 11। लेकिन 12वां जो सत्र हुआ था, एक सत्र और हुआ था, 12वां सत्र हुआ था जिसमें सिग्नेचर हुए थे। जिसमें क्या हुए थे? संविधान तो बन गया कितने सत्रों में? 11 सत्रों में। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, संविधान निर्माण के कितने सत्र हुए थे? निर्माण के 11 सत्र हुए थे, लेकिन कुल कितने सत्र हुए थे? 12 सत्र हुए थे, क्योंकि 12वां सत्र भी हुआ था जब आखिरी रूप से संविधान पे क्या कर दिया गया? हस्ताक्षर कर दिया गया। तो 12वां सत्र जो है ये हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को। तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को जो है 12वां सत्र हुआ था। और इसी सत्र में संविधान सभा की 3 प्रतिलिपियों पर, संविधान सभा के कितनी कॉपी बनी थी? 3 ओरिजिनल कॉपी बनी थी। उन तीनों ओरिजिनल कॉपियों पे सभी सदस्यों ने, जितने वहाँ थे, सबने क्या किया? अपने सिग्नेचर कर दिए, ठीक है। तो ये लास्ट सत्र था, ठीक। तो बैठक कितनी होती हैं? इसके वाचन कितने होते हैं? वाचन मतलब इस पर विचार विमर्श बहर लंबे कई दिनों तक वाचन चल रहा है। तो वाचन हुए थे 3। तो वाचन कितने हुए थे? 3 वाचन हुए थे। वाचन मतलब उस पर बहस, चर्चा पर चर्चा। तो कितने हुए थे? 3, ठीक है। तो 3 वाचन हुए थे। खर्चा कितना आया था संविधान को बनने में? लगभग 64 लाख का खर्चा आया था, 64 लाख का खर्चा आया था। उस समय इतना आया था, आज तो बहुत ज़्यादा खर्चा जो है आएगा। तो लगभग 64 लाख का खर्चा आया था उस समय बनने में, ठीक। मैंने बताया जैसे कि लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, ये भी एक तथ्य है, ठीक है। तो आपको याद रखना संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और टोटल बैठक हुई 12, टोटल सत्र हुए 12 और 11 सत्र में संविधान बन गया था। और वाचन हुए 3, खर्चा आया लगभग 64 लाख का, और 60 देशों के संविधान का यहाँ पर निचोड़ बनाया गया। इसलिए भारत का एक सबसे बड़ा संविधान बन करके तैयार हुआ। अब इस संविधान का जो मुहर थी, संविधान की जो इसकी जो है एक तरीके से क्या कह सकते हो, उसका मुहर ही कहोगे, मतलब प्रतीक। हाँ, संविधान का प्रतीक क्या था? हाथी था। तो संविधान का प्रतीक क्या था? हाथी। तो प्रतीक या मुहर जो थी संविधान की, उसको क्या था? हाथी, एलिफेंट, ठीक है। हाथी को याद रखना है। और संविधान को हाथ से लिखा गया था। मूल संविधान किससे लिखा गया था? हाथ से लिखा गया था। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। तो जो अंग्रेजी में लिखा था, हाथ से लिखित जो थी अंग्रेजी भाषा में लिखा था, तो प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है। ये इन्होंने अंग्रेजी संस्करण लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था? अंग्रेजी में। हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य। कभी कभी प्रश्न बहुत रेयर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बसंत वैद्य या बसंत कृष्ण लिख दो पूरा नाम, बसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है। तो ये जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया था और हाथ से लिखा गया था। इसलिए सुलेखन का काम किया था अंग्रेजी में प्रेम बिहारी रायजादा ने, और हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो संविधान के हर पेज थे, हर पेज पे साज सज्जा किया गया था। इस तरीके से, ये इस तरीके से पेज था, और पेज के इधर चारों तरफ जो है साज सज्जा किया गया था। साज सज्जा किया था नंदलाल बोस। छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछ लेता है, इसलिए बता रहा हूँ। साज सज्जा किया था नंदलाल बोस ने, ठीक है, नंदलाल बोस। तो ये कुछ छोटे मोटे तथ्य थे। प्रतीक मुहर इसकी थी हाथी, और अंग्रेजी में लिखा था हाथ से प्रेम बिहारी रायजादा ने, और हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने, और संविधान के हर पेज पे जो है साज सज्जा की सजावट की थी वो नंदलाल बोस ने किया था, ठीक है। तब ये जा करके संविधान हमारा कंपाइल हुआ था, तैयार हुआ था। अब ये संविधान जो है पूरी तरीके से कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। कौन 50 कह रहा है? तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया था, ठीक। तो पूरी तरीके से तैयार हो गया। और अब देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, संविधान अंतिम रूप से तैयार कब हुआ? अंतिम रूप से तैयार यानी पूर्ण तैयार हो गया, पूर्ण रूप से अंतिम रूप से तैयार हो गया यानी फाइनल हो गया, बना के रख दिया गया। तो ये तारीख थी 26 नवंबर 1949। ये डेट याद रखना, 26 नवंबर 1949। तो इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस।
क्योंकि इसी दिन संविधान हमारा तैयार हो गया था, फाइनली तैयार हो गया था। और इसी दिन आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था, पूरा नहीं लागू हुआ था, आंशिक रूप से इस दिन लागू भी हो गया था। 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 16 अनुच्छेद। तो आंशिक रूप से लागू हुआ था कब? उस दिन 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। और इसके अलावा इसे अंगीकार किया गया था, आत्मा अर्पित किया गया था। अंगीकार प्रश्न में ऐसे पूछा जाता है, आत्मा अर्पित किया जाना, आत्मा अर्पित किया जाना, ये सब शब्द पूछा जाता है। तो ये सब कब, इनके सब की तारीखें क्या थी? 26 नवंबर 1949। घुमा फिरा के पूछ लेता है, भाई मैंने प्रश्न खंगाले हैं, ये सब शब्द आते हैं। अंतिम रूप से तैयार हो गया 26 नवंबर 19। इसको अंगीकार, अंगीकार मतलब अपने अंदर ले लिया गया संविधान। आज से ही संविधान सभा ये मानने लगी कि संविधान हम मतलब बन गया, हमारे अंदर आ गया, नसों में आ गया संविधान, तो उसे अंगीकार किया। आत्मा अर्पित, इसी को क्या कहा गया? आत्मा अर्पित, यानी आत्मा के अंदर अर्पित कर लिया गया संविधान को। तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949। अब संविधान बन गया तो संविधान सभा को यहीं पर क्या मतलब जो है बन करके, लेकिन यहाँ लागू कर देते, पूरा बन गया था तो क्यों आगे डिले कर किए? फिर इसको पूरा जो अनुच्छेद था वो लागू किया गया कब? 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया पूरी तरीके से। तो क्यों इसका वेट किया गया? मतलब बन तो गया नवंबर में ही, और 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? तो इसके पीछे कारण क्या था कि हम वहाँ जाओ इतिहास में, 1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में वहाँ पर सबसे पहले घोषित किया गया था कि हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। तो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों के रहते हुए भी हम लोगों ने क्या मनाया था? भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लेकिन हमको आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी को भूल न जाए भारतीय हिंदुस्तानी, इसलिए उसको यादगार करने के लिए, उसको जो है हमेशा इतिहास में दर्ज रहे हमारा 26 जनवरी। तो कहा गया भैया इसके लिए सबसे अच्छा काम क्या है? जो हमने संविधान बना लिया है, 26 नवंबर को बना लिया है 49 में, अब इसको रोक लो थोड़ी देर के लिए, 1-1.5-2 महीने के लिए, फिर हम लोग इसको लागू करेंगे 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को 1950 में पूरा संविधान लागू हो गया। आंशिक रूप से तो लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और पूरी तरीके से लागू हो गया 26 जनवरी 19। तो अंगीकृत किया, आत्मा अर्पित किया, तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और आंशिक रूप से भी लागू हो गया, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हो। और इसके बीच में 2 दिन पहले 24 जनवरी की डेट आती है, 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 12वां बैठक था। क्या था? 12वां बैठक था। इस दिन साइन हुए थे, इस दिन क्या हुए थे? साइन। और साइन करके ही कलम तोड़ दिया गया और कहा गया संविधान सभा भंग, खत्म, संविधान सभा को खत्म कर दिया। लेकिन व्यक्ति नहीं खत्म हुए थे, व्यक्ति थे, संविधान सभा खत्म हो गई। अरे वो तो याद करने के लिए बता रहा हूँ। संविधान सभा खत्म कर दिया गया। अब संविधान सभा के जो सदस्य थे वो क्या कार्य करेंगे? एक ही कार्य करेंगे, जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे? विधायिका के सदस्य रहेंगे, तब तक विधान बनाएंगे। मैंने बताया था ना, संविधान सभा के 2 कार्य थे, एक संविधान का निर्माण करना और दूसरा विधायन का कार्य करना। विधान केंद्रीय विधायिका के सदस्य थे, तो नियम कानून बनाना देश को चलाने के लिए। तो 24 नवंबर को ही संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो 24 जनवरी से ही जो है संविधान सभा के मेंबर सिर्फ एक ही कार्य को देख रहे थे, क्या? विधायिका को। 26 जनवरी 1950 को देश हमारा गणतंत्र हो गया। इसी दिन से क्या कहा जाने लगा? गणतंत्र। विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश में लागू हो गया, और हमने यहाँ पर जो है राजशाही व्यवस्था को खत्म मतलब नहीं लिया, गणतंत्रीय व्यवस्था ली गई। राष्ट्रपति व्यवस्था जो किया गया, जो भारत का प्रथम नागरिक होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, जो इंग्लैंड के राजा के समान होगा, इंग्लैंड के महारानी और राजा के मतलब शक्तियों के समान होगा। अर्थात जो है रबर स्टाम्प होंगे, जैसे इंग्लैंड के महाराज महारानी क्या होते हैं? रबर स्टाम्प होते हैं। सारी कार्यकारी शक्ति जो होती है, वास्तविक शक्ति होती है, किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो लेकिन उनको कहा जाता है भारत के प्रथम व्यक्ति हो गए राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राष्ट्रपति इंग्लैंड के जो है राजा रानी की तरीके से वंशानुगत नहीं है कि जो है एक बार राष्ट्रपति बन गए तो तुम्हारा बेटा बनेगा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ऐसे बनते जाएंगे। उनका क्या होगा? चुनाव होगा। तो इसलिए हमारा देश क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। क्या हो गया? गणतंत्र। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो मतलब 26 जनवरी वैसे तो थी क्या? स्वतंत्रता दिवस थी,
लेकिन इसको हम लोगों ने संविधान दिवस मतलब संविधान लागू कर दिया तो ये गणतंत्र दिवस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये संविधान पूरा जो है व्यवस्थित तरीके से, अब इसी दिन 24 जनवरी 1950 वाले दिन जो है भारत में जो है एक वो क्या नाम है आपका, राष्ट्रगान था कि झंडा था, क्या था, राष्ट्रगान को लागू किया गया। ठीक, ये भी प्रश्न कभी कि छोटे 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को जो है भारतीय गान के रूप में जो है लिया गया। तो राष्ट्रगान कब जो है भारतीय मतलब भारत का राष्ट्रगान बनता है तो 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान भारत का ये प्रमुख जो है आपका राष्ट्रगान हो गया। और इसके अलावा जो झंडा था, तिरंगा झंडा था, वो 22 जुलाई 1947 को। तो प्रश्न वहाँ से पूछा जाता है कि जो तिरंगा है, तिरंगा को भारत का तिरंगा कब घोषित किया गया, तो मतलब संवैधानिक रूप से, औपचारिक रूप से, ठीक है, वो कब किया गया, 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947। तो यहाँ पर याद रखना है आज़ादी से पहले ही, आज़ाद तो हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ादी से पहले ही तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने क्या कर लिया था, उसको स्वीकार कर लिया था कि हमारे जो झंडा है हमारा तिरंगा होगा, 3 रंगों का होगा। पहले तिरंगे के बीच में क्या था, गांधी जी का चरखा हुआ करता था। बाद में इसको फिर मॉडिफाइड करके जो है अशोक के चक्र को, हाँ, अशोक के स्तंभ का चक्र लिया गया। तो वो सब कहानी कभी जो है खाली फुर्सत में होंगे तब बताएंगे। यहाँ पर इतना सारी चीज़ें आप जान लो कि ये जो ये चीज़ें भी सब क्या हुई उसमें। अब जब संविधान बन गया, सब कुछ लागू हो गया, तो संविधान जब बना तो उस समय संविधान में एक तो प्रस्तावना थी, क्या थी, एक तो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना जो कि नेहरू जी की जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही जो है आधार थी उसकी, तो एक प्रस्तावना थी। और भाग थे उस समय 22। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि प्रस्तावना तो एक थी, भाग कितने थे, 22। मूल संविधान था, जो मूल संविधान जो बना करके इन्होंने छोड़ा था, तो उसमें भाग कितने थे, 22, ठीक है। और इसके अलावा भाग, जैसे कि मैंने बताया चैप्टर हो की तरीके से भाग थे, तो चैप्टर कितने हो गए, 22 चैप्टर मूल संविधान में। और अनुच्छेद 395 थे, अनुच्छेद कितने थे, 395 ओरिजिनल संविधान में, ठीक। और अनुसूची जो थी वो ओरिजिनल 8 थी, कितनी थी, 8। तो 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। ये तो उस समय की व्यवस्था है जब लागू हुआ था। वर्तमान समय में भाग हो गए हैं 25 गिनती में, अब 25 भी नहीं है, मतलब नंबर, लास्ट नंबर तो आपको 22 मिलेगा। संविधान उठा के देखोगे तो लास्ट अंक जो है 22 ही होगा, लेकिन उसमें देखोगे 25 गिनोगे तो 25 अभी नहीं है। अब कितने रह गए, एक घट गया, 24 ही रह गए गिनती में। अब कितने रह गए, 24, ठीक है। तो प्रश्न के आपको स्वरूप को समझना है। जो 7वां भाग था उसको हटा दिया गया है। कौन सा भाग हटा दिया गया है, 7वां भाग हटा दिया गया है। इसका निरसन हो गया है, इसका क्या हो गया है, निरसन हो गया है, याद रखना। इसको डिलीट कर दिया गया है, अंग्रेजी में कहेंगे इसको क्या कर दिया गया है, डिलीट। तो प्रश्न आता है कि कौन से भाग संख्या को संविधान से डिलीट किया गया है, 7वें भाग को। और कब डिलीट किया गया है, 7वें संशोधन में। तो दोनों नंबर बराबर हैं। 7वां संशोधन हुआ था संविधान का, 7वें संशोधन में क्या किया गया, इसको डिलीट मार दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। तो संख्या में गिनोगे तो कितने रह गए, 24। कितने रह गए, 24। तो प्रश्न का स्वरूप आपको समझना है, कैसा पूछ रहा है, ठीक है। तो 24 तो बचे, 24 अब क्या बचे, हमारे भाग बचे हैं गिनती में, ठीक है। लेकिन नंबर में अभी भी क्या है, नंबर मतलब जो दिखाई देगा वहाँ पर आपको वो 22 ही लिखा मिलेगा, ठीक है। अंत में क्या लिखा मिलेगा, 22 ही लिखा मिलेगा। नंबर जब गिनोगे तो 24 ही आएंगे, कितने आएंगे, 24। 7वां क्या कर दिया गया, निरस्त, डिलीट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, उसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक। और अब ये जो अनुसूची थी, अनुसूची ये इसका जो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 450 से अधिक हो गए हैं। अनुच्छेद जो है 450 से ऊपर चले गए हैं, 450 से भी अधिक हो चुके हैं, ठीक। तो ये याद रखना, इसमें घटती बढ़ती रहती है, कहीं कहीं संख्या कुछ आती है। तो 450 से अधिक क्या हो गए, अनुच्छेद। और अनुसूची इनकी संख्या बढ़ गई है, ये हो गई है 12। अनुसूची कितनी हो गई है, 12 हो गई हैं। हम लोग सारे अनुसूची को याद करेंगे बारी बारी से जब आगे, ठीक। तो लेकिन अनुच्छेदों की नंबर, लास्ट नंबर में भी यही लिखा है, कितना, 395। भाई जैसे आपको बताता हूँ कि नोट्स बनाना है, आपको नोट्स बनाना है, लेकिन नोट्स बनाने से पहले आप क्या जैसे कोई मतलब एक सोसाइटी चलानी है या कुछ चलानी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोगों के हस्ताक्षर होते हैं, कुछ नियम कानून लिखे जाते हैं, फिर पेज संख्या दी जाती है कि ये रजिस्टर 1 से लेकर के 50 पेज तक है। अब 50 पेज भर गया और बात उसी में जोड़नी है, तो पेज आगे से जोड़ेंगे तो ज़रूर उसमें, लेकिन
जिस बिंदु पर हमको उस जोड़ना है कोई पॉइंट, तो वहाँ पर उस बिंदु में उस पेज को ऐड कर देंगे। मान लो ऐड कर रहे हैं 15वें नंबर के पेज में, तो लिख देंगे 15/A, 15A कर देंगे, 15 का कर देंगे, 15 खा कर देंगे, ऐसे लिखते चलेंगे। यानी पेज तो वही नंबर का रहेगा, लेकिन उसमें ऐड कर देंगे, एडिशनल कर देंगे उस पेज को। तो इसलिए जो भी चीज़ नए चीज़ जुड़ते चले जाते हैं, उनको इन्हीं के अंदर जोड़ा जाता है, पेज बढ़ा दिया जाता है, और जो नंबर है वो लास्ट यही है, कितनी है, 395 ही है। तो अब अगर गिनती करेंगे तो लगभग 450 से अधिक क्या हो गए हैं, अनुच्छेद। और अनुच्छेद मैंने बताया ये सब भाग के अंतर्गत ही आते हैं, 2200 भाग के अंतर्गत क्या है इनके, जो है एक तरीके से समझ लो पाठ्यक्रम है, पाठों के विवरण जो है ब्यौरा है, जो इस नंबर के बिंदु पर लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट समझ लो, पॉइंट्स हैं। ठीक, तो अनुसूची 12 हो गई, जो संख्या बढ़ गई है, इसमें ये भी नहीं किया गया है, अनुसूचियों को सीधे क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12, 4 अनुसूची बाद में जोड़े गए हैं समय समय पर। ठीक है, तो इस तरीके से अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अब तक जो संशोधन हुए हैं लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं। संविधान में हमारे संशोधन भी होते हैं, संविधान में क्या होता है, संशोधन। तो लगभग 105 संशोधन जुलाई 2022 में लास्ट संशोधन हुआ था। ठीक है, उसमें संशोधन अब तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। अभी संशोधन होते हैं तभी तो कुछ जोड़ा जाता है, कुछ काटा जाता है। जोड़ेंगे तो अनुच्छेद बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो इसलिए उसको जोड़ करके फिर जहाँ वो फिट बैठता है, जिस भाग का होगा उस भाग में उसको जोड़ देंगे। ठीक, तो ऐसे भाग भी बढ़ जाता है, इसी तरीके से अनुच्छेद भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से 105 बार संशोधन, ये कोई मतलब रिजिड आंकड़ा नहीं है, आगे बढ़ता रहेगा। अब ये करंट का मुद्दा है, आगे संशोधन होते रहेंगे और नंबर इसके बढ़ते चले जाएंगे। किसमें संशोधन, संविधान में। तो संविधान हमारा ऐसा बनाया गया था कि उसमें समय समय पर क्या किया जा सके, संशोधन। अब संशोधन कैसे होगा, ये सब हम लोग प्रक्रिया पढ़ेंगे आगे जब राज्य व्यवस्था, तो उसमें देखेंगे किस तरीके से संशोधन होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने समितियों के बारे में अध्ययन किया है। ठीक।